तो हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फिर से जो है अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो है हम लोग एक वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम एक ही वीडियो में आपको जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से रिलेटेड उसको हम डाल देंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे बनाने तो बहुत सारा कंसेप्ट जो है आपका वहीं पे क्लियर रहेगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं आते, क्वेश्चन जो है आपके इनसाइड द बुक से भी आ सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए जो है आप उस क्वेश्चन को भी ज़रूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का ज़्यादा तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन है भी नहीं। अगर आप सही से करेंगे तो मुश्किल से आधा 1 घंटा के अंदर आप सब कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरसाइज है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सेपरेशन टेक्निक मेंशन करना है कि आप कौन कौन सा सेपरेशन टेक्निक जो है उसको फॉलो करेंगे, ताकि जो है ये जो गिवन आपके पास जो मिक्सचर हैं इनके कंपोनेंट्स को आप अलग कर पाइए। तो सबसे पहला है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जो कि वाटर में घुला हुआ। तो सिंपल से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि चूँकि आप जानते हैं कि आप जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर प्योर वाटर है तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। और वही अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली काफ़ी हाई होता है, लगभग आपको 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उतना आप बढ़ाइएगा, रेज कीजिएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप इवेपोरेशन टेक्निक जो है आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और जो बीकर है उसमें आपको जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो है रेसिड्यू मिल जाएगा, आपको बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सिंपली आप इसको इवेपोरेशन लिख सकते हैं। तो आप जो है नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, आप भी अपने नोटबुक में इसको मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने लैंग्वेज में अपने हैंड रिटन एक नोट्स होना चाहिए आप लोगों के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप फास्ट रिवीजन आपको चाहिए, टाइम कम होता है, तो वो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए आपके पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, तो इसमें से जो है आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो सिंपल से आप जानते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या है, सब्लिमेट है। सब्लिमेट क्या होता है कि जिसको आप हीट करते हैं देन इट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो सिंपली जब आप अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जब आप हीट करेंगे तो ये सब्लिमेट है, ये आसानी से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप इसके वेपर को कलेक्ट कर लीजिए और बीकर में आपको जो है सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जरा देखिए कि हम लोग जो हैं इसको कैसे अलग करेंगे क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सब्लिमेशन। तो इसको भी आप जो है नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। ठीक है, कार के जो इंजन ऑयल होते हैं उसमें अगर कुछ मेटल के पीसेज वगैरह हैं, जैसे कि लेड वगैरह, कभी कभी जो है देखा जाता है कि लेड वगैरह जो उसमें होता है, तो इंजन ऑयल ऑफ कार इसको कैसे अलग करेंगे। तो अगर इस लेड के स्मॉल पीसेज हैं तो आप सिंपली जो है अगर फाइन फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, क्योंकि जो मेटल है वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो आप अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो आप सिंपली उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स।
अब देखिए जो फ्लावर पेटल्स है ना, उसका एक्सट्रैक्ट लेना है आपको, और उसके जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सब पिगमेंट्स को आपको अलग करना है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ऐसा एक क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके एग्जाम्पल में मेंशन है कि हाउ विल यू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स विच इज नोन एज डाई फ्रॉम इंक। इंक जो होता है, तो इंक के बहुत जो कलर्ड कंपोनेंट्स है जिसको आप डाई बोल रहे हैं, तो आप उसको कैसे अलग कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन है कि उसको जो है आप क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उस टेक्निक से आप उसको यूज कीजिएगा। तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए ये टेक्निक कहाँ हम लोग लगा सकते हैं या फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है आपको वहाँ लगाना है जहाँ ध्यान रखना है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स हैं, दे शुड बी सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। इनको एक ही सॉल्वेंट में पहले चीज़ की सॉल्युबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ की एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है ये अलग अलग होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग अलग नहीं होगा, ये अलग अलग एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं होंगे, तो फिर ये सेपरेट आउट आप नहीं कर पाइएगा। So it is most important कि they should be soluble in the same solvent, and the another thing is that the extent of solubility should be different for different components. Okay. Next है कि butter from curd। तो ये जो है आंसर हम लोग इन टेक्स्ट में भी डिस्कशन किए हुए थे कि आपको जो है कर्ड से अगर बटर को अलग करना है तो इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा, और इसको जो है आप लोग चर्निंग भी बोल सकते हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क, जिसके जरिए जो है, या चर्निंग ऑफ कर्ड हम लोग, हैंड चर्नर आता है, मिल्क चर्नर, जिससे कि हम लोग इसको चर्न करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है ना, ये किस प्रिंसिपल में काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट जिस कंपोनेंट्स को, द टू कंपोनेंट्स जिसको आप अलग कर रहे हैं, देयर शुड बी अ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, क्योंकि जब आप उसको चर्न करेंगे, पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, उन दोनों को आपस में आप अलग अलग करेंगे, तो होगा क्या है कि उनकी डेंसिटीज में डिफरेंसेज होगा। तो वैसा कंपोनेंट दैट हैज हायर डेंसिटी दैट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर वन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरह नहीं, वाटर नहीं, मतलब जो भी है ना, विल फ्लोट ऑन द सरफेस। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप बटर को अलग करें या घी को अलग करते हैं, तो घी वगैरह की जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी हल्का, वो लाइटर होता है, तो लाइटर है तो वो ऊपर सरफेस पे रहेगा, और जो हैवी जो क्रीम है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह से आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि ऑयल फ्रॉम वाटर। तो अब ऑयल को अगर आप अलग करना चाहते हैं वाटर से, है ना, ये है आपका ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल को अगर आप वाटर से अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना होगा कि ऑयल एंड वाटर, दीज आर द टू इमिसेबल लिक्विड्स। तो अगर इमिसेबल लिक्विड्स को आपस में अलग करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल लेना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इमिसेबल है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड देयर विल बी विजिबल बाउंड्री, एक आपको एक बाउंड्री दिखेगा, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। तो आप एक सेपरेटिंग फनल ले लीजिए और वहाँ से जो है आप इसको, ऑयल ऊपर रहेगा, नीचे से आप वाटर को क्या कीजिए, कॉर्क होगा, कॉर्क को लूज कीजिए, वाटर निकल जाता है, फिर देखिए कि ऑयल आने लगा तो आप फिर से कॉर्क को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आप सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल तो यहाँ पे आप सेपरेटिंग फनल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अलग करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि टी लीव्स फ्रॉम टी, यानी ये कहना चाह रहा है कि टी लीव्स जो कि चाय पत्ती होता है उसको आप चाय से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, चाय का नाम सुन करके जो है चाय पीने का मन कर दिया मेरे को। ओके, देखते हैं। तो टी लीव्स फ्रॉम टी,
तो देखिए टी से टी लीव्स को अलग करना है, तो इसके लिए सिंपली आप क्या करते हैं कि आपके पास जो टी स्टेनर होता है उससे आप इसको चाय पत्ती को छान करके अलग कर लेते हैं। तो सिंपल सा, चूँकि जो टी लीव्स है ना इट इज़ इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल को अगर आप टी से फिल्टर करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे फिल्टरेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको एनसीईआरटी क्यों बता रहा है कि भविष्य में जो है आप चाय बनाना सीखेंगे, या फिर तो है ना चाय बनाना सीखेंगे, या फिर ऐसा डेली लाइफ में ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको जो है इसका यूज पड़ने ही वाला है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अब सैंड से आपको आयरन पिंस अलग करना है। तो पता है कि जो आयरन पिंस है ना दीज आर दी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, तो दो सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको जो है हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आयरन पिंस को अगर आपको सैंड से अलग करना है तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक सेपरेशन जो है टेक्निक वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये टेक्निक से मैग्नेट जो होगा आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर लेगा और सैंड जो है अलग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जो क्वेश्चन है हम यहाँ लिख दिए हैं, जगह नहीं था जिसकी वजह से हम यहाँ लिख दिए और इसका आंसर जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। अब एक वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब देखिए हस्क जो होता है ये काफ़ी लाइटर पार्टिकल्स होता है। इवन कि विंड अगर हल्का भी हवा चलती है तो ये हवा के साथ जो है ना ये कैरी होने लगता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हस्क होता है काफ़ी लाइटर होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको सबसे पहले अलग करने के लिए आपको जो प्रोसेस आप यूज करेंगे उसको हम लोग विनोविंग बोलते हैं, विनोविंग। ध्यान रखना है कि विनोइंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसमें जो है एक पार्टिकल जो है वो काफ़ी लाइटर होना चाहिए, लाइटर पार्टिकल्स होना चाहिए। तो वहाँ पे जरा देखिएगा कि जो हस्क वगैरह होता है वो लाइटर होता है, तो ये जो है आपका कैरी होके चला जाएगा किसके साथ, एयर के साथ, विंड के साथ। और जो चूँकि आपका जो वीट ग्रेन है वो थोड़ा हैवी है, तो जब आप इसको ऐसे ऐसे गिराते हैं लेकर के हाथ में, तो उसमें जो आपका जो वीट वगैरह है वो सीधे नीचे आकर के गिरेगा, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको खींच रही है, वो थोड़ा उसका मास जो है ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ा हैवी पार्टिकल्स हो, लाइटर है तो एयर के साथ कुछ दूर तक कैरी होकर चला जाता है। तो हस्क जो है वो आपसे थोड़ा दूर जाके गिरेगा और जो वीट जो है वो जस्ट आपके नीचे आकर के गिरेगा। तो इस तरह से जो आप इसको अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला कि फाइंड मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो मान लीजिए कि कुछ मड पार्टिकल्स हैं और वाटर में सस्पेंडेड है, तो इनको आप कैसे अलग कीजिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कि जब आप ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये एक सस्पेंशन एक तरह का, जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो मड जो है पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मड जो है उसमें सैंड, सॉइल, मिट्टी वगैरह जो भी है, तो नीचे जाकर के बॉटम में सेटल होने लगेगा धीरे धीरे। तो वो जो है धीरे धीरे टाइम विथ टाइम जो है वो बॉटम में आपका जाकर के क्या होगा, सेटल होगा, और आप उसको अनडिस्टर्ब थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा जब हो जाता है तो इस प्रोसेस को जो है जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं सो दैट कि मड पार्टिकल्स एंड द हैवी पार्टिकल्स दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि एक सेडिमेंट बनता है नीचे, जो एक लेयर बनता है उसको सेडिमेंट बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है जो कि आप एसएसटी वगैरह में पढ़े हुएगा, तो वो भी इसी तरह से होता है। अब ये जो सेडिमेंट बन गया, अब आपको क्या करना है कि स्लोली क्या करना है कि ऊपर का जो वाटर है ना वो अब थोड़ा सा साफ रहेगा ऊपर का, तो उसको आपको क्या करना है कि pour आउट कर लेना है इन अनदर कंटेनर। और ध्यान रखना है कि आपको ऐसे, और ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरह से pour आउट करना पड़ेगा जिससे कि इससे सेडिमेंट आपका जो है डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो पता चला कि फिर वापस में वहाँ करके मिक्स हो गया और फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो गया। तो ये जो प्रोसेस है कि जब स्लोली जो है हम थोड़ा सा जो क्लीन वाटर होता है उसको जब दूसरे किसी बर्तन में जब हम pour आउट कर लेते हैं तो उसको हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, सेडिमेंटेशन भी और डिकेंटेशन भी। तो आप जो है ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलिए इस तरह से जो है आपको ये भी आंसर
कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ डाउट लगता है आपको तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइए बच्चों, एक बहुत ही मीठा सा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं ना कहीं चाय बनाना वगैरह सिखाना चाह रहा है एनसीईआरटी, और आपको चाय बनाने आना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ चाय बनाते बनाते जो है ना एनसीईआरटी आपको कुछ साइंस भी सिखाना चाह रहा है, साइंस का भी कुछ नॉलेज जो है आपको देने वाला है। इसीलिए साथ ही साथ कुछ वर्ड जो है वो इसी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। कुछ साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर से बेसिकली रिलेटेड है ना। तो उन सारे वर्ड्स का भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, प्रिपेयर कीजिएगा और कैसे लोगों को जो है वो सर्व कीजिएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस मान लीजिए कि आपकी मम्मी का पापा का कहीं तबीयत खराब हो गया या फिर, है ना, वो आपको बोल दे कि हाँ चलो बेटा चाय बना करके पिलाओ, तो कैसे आप पिलाइएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इसको आपको अपने डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि इसको किताबी ज्ञान तक ही सीमित करके रख दिए, इसको जो है आप अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कीजिए, तभी जा कर के साइंस पढ़ने का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज बेकार है जब हम उसको डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बोल रहा है कि राइट द स्टेप्स यू विल यूज फॉर मेकिंग टी, ठीक। यूज द वर्ड्स, आपको क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज करना है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, ये सब कुछ वर्ड्स है जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं कि अब देखिए ये जो आंसर है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखा हूँ यही सही है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। सबका चाय बनाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा ये तरीका है चाय बनाने का। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा तो वो आपको कुछ और तरीका बताएगी, है ना। आप अपने सिस्टर से पूछिएगा वो और तरीका बताएगी, या फिर आपको मालूम होगा तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है। बेस्ड ऑन दिस आइडिया आप जो है खुद से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी वी टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम जो करते हैं वो पहले पानी लेते हैं, अब आप पहले दूध लेते हैं तो अलग बात है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अ सोलवेंट, अब जानते हैं कि वाटर क्या है, एक सोलवेंट है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। देन वी ऐड सम शुगर, और पानी में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ शुगर जो है उसको ऐड करें, और शुगर क्या है यहाँ पे सोल्यूट है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। एंड मिल्क, मिल्क भी हम वाटर में सोल्यूबल है ना, तो मिल्क को भी हम पानी में मिला दिए। टू हीट अ मिक्सचर ऑन फायर, अब हम क्या करेंगे कि मिक्सचर को जो है आग पे रख करके हीट करेंगे। अच्छा, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, हमको पता है कि शुगर जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, सो इट डिजॉल्व्स, तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। देन वी ऐड अ फ्यू टी स्पून ऑफ टी लीव्स, सब कुछ चम्मच से जो है हम कुछ टी लीव्स जो है उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, डालने के बाद आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर सम टाइम, है ना, आपको अदरक वगैरह इलायची वगैरह मिलाना है तो मिला दीजिए, हम एकदम सिंपल सा बना रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक जो है हम इसको बॉईल करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, तो हमको थोड़ा टेस्ट जो है स्वाद थोड़ा अच्छा लगे, एकदम कड़क चाय बनेगा, है ना। वी फिल्टर द मिक्सचर यूजिंग टी स्ट्रेनर, जो चाय छन्नी जिसको आप लोग बोलते हैं, चाय छन्नी से आप उसको क्या कीजिए, छान लीजिए। हेयर टी लीव्स इज इनसॉल्यूबल इन द मिल्क, आप जानते हैं कि जो चाय पत्ती होता है वो तो सॉल्यूबल नहीं है, वो तो घुलेगा नहीं उसमें। सो इट लेफ्ट इन द स्ट्रेनर, तो वो क्या होगा आपका एज ए रेसिड्यू। रेसिड्यू माने क्या होता है कि अवशेष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बच जाएगा आपका स्ट्रेनर में, रेसिड्यू। एंड वी गेट द फिल्ट्रेट, यहाँ पे फिल्ट्रेट हम लोग कह रहे हैं कि जो फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ हमको मिला, यानी कि आफ्टर फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस दैट वी गेट इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे टी है ना, तो टी को अब आप जो है ले जाइए और लोगों को सर्व कीजिए, पिलाइए आराम से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमको आंसर लिखना था। अब ध्यान रखना है कि जो सिर्फ आंसर ही लिख देना इसमें बड़ी बात नहीं थी, हमको यहाँ पे जो कुछ गिवन टर्म्स थे इनका भी यूज करना था। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्या, जरा देखिए यहाँ पे हमने सोलवेंट वर्ड यूज कर लिया जो कि हमको एनसीईआरटी, सोलवेंट वर्ड हम यूज कर लिए जो कि एनसीईआरटी हमको बोल रही थी करने के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने यहाँ एक दूसरा टर्म यूज किया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक टर्म बोली थी वो हमको सॉल्यूबल यूज करने के लिए, तो सॉल्यूबल भी वर्ड हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या यूज किया जरा देखिएगा, बॉइलिंग तो नहीं बोली थी, फिल्टर भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर यूजिंग द स्ट्रेनर, उसके बाद इनसॉल्यूबल वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए हैं, ठीक।
उसके बाद क्या यूज़ किए हैं, उसके बाद रेसिड्यू हम लोग यूज कर लिए। रेसिड्यू जो है एनसीईआरटी हमको बोली थी, यहाँ पे फिल्ट्रेट बोली थी, वो भी हम लोग यूज कर लिया। तो देखिए हम लोगों ने 1 2 3 4 किधर गया 1 2 3 4 5 6 वर्ड जो है हम लोग यूज किए हैं, और दिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, छूट गया क्या सॉल्यूशन। एक यहाँ पे जो है सॉल्यूशन जो है हम लोगों का छूट गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ छूट रहा था, तो उसको मैंने फिर से जो है क्रॉस चेक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हम लोग यूज किया है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक हम लोगों का क्या छूट रहा है, एक हम लोगों का सॉल्यूशन छूट रहा है। तो यहाँ देखिए टी लिप्स इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, तो यहाँ हमको ये वाला वर्ड भी मिल गया, 8th वर्ड भी मिल गया। तो देखिए तो इस तरह से जो है हम लोग 8वां वर्ड जो कि गिवन था क्वेश्चन में, उसका यूज करके हमने ये चाय तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से जो है आपको भी ये प्रिपेयर करना है। आंसर काफ़ी ईजी था, मीठा सा, एकदम स्वीट एंड सिंपल आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लिए, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते लिखते मैं थक गया है ना, तब से मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। तो ये देखिए पूरा जो है मेरा जो व्हाइट बोर्ड का साइज है उतना बड़ा क्वेश्चन पूरा स्पेस ले लिया, इवन कि अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं वो मैं कहाँ लिखूँगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़िए। अच्छा सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके ही वो भाग जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं खुद देखता हूँ कि कुछ बच्चे हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने ही में जो है 1 घंटा समय लग जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो हाँ ठीक है, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चूँकि कहने का मतलब ये थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब जो होते हैं ना, वो थोड़ा इस टाइप के होते ही हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा, पढ़ करके समझना होगा। बिना समझे हुए आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना पड़ेगा। तो फिर भी मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि जो है आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो आपको आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा जो है कोई एक लड़की है जो 3 अलग अलग सब्सटेंसेज का जो सॉल्युबिलिटी है ना वो चेक कर रही है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे, एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। और जो डेटा है उसको कलेक्ट किए है, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और जो रिजल्ट्स है ना इस टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अच्छा, एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो सब्सटेंस है ना ये ग्राम में आपको दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये सब सब्सटेंस जो हैं ये कितने घुले हुए हैं, ये आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, अब जो है ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिससे कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप जानते हैं कि a solution in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature। उस टेम्परेचर पे एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिले जिसमें कि उस टेम्परेचर पे आप और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप टेम्परेचर रीच करेंगे इन दैट केस आप डिजोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया, और ये टेबल है आपका, मतलब कि सब्सटेंस यहाँ पे कौन कौन है डिजोल्व। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है KNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है। अब जानते हैं कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। 283 केल्विन, 293, 313 ये दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब बता रहा है मतलब क्या कि इस टेम्परेचर पे 21 ग्राम KNO3 घुलेगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इस पे इतना देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिजोल्व है उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। सेम है NaCl, ये सब। तो आई थिंक कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब पूछ क्या रहा है वो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है AB। अभी 2 क्वेश्चन और भी है
क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैं क्या करता हूँ कि ये पहले लिखने के बाद जो है, तो ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद जो है मैं वो जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा। तो बोला है कि व्हाट मास ऑफ KNO3 वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर 313 केल्विन। अब बोला ना कि KNO3 का कितना मास आपको डिजोल्व करना होगा 50 ग्राम वाटर में, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए, टेम्परेचर आपको 313 लेना है। तो देखिए 313 पे जरा देखिएगा कि जो KNO3 है आपको, ठीक है, KNO3 जो है 313 पे जरा देखिएगा ध्यान से कि 313 पे जो KNO3 है आपका बोला है कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो 313 पे यहाँ देखिए ये 62 ग्राम घुला हुआ है। तो ये 62 ग्राम जो है ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में घुला है, जिससे कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है। तो अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम कर देंगे तो फिर उसी रेशियो में आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आप लिखिएगा, तो आंसर जो है हम यहाँ पे लिखवाते हैं आंसर में कि लिखिए कि सिंस वी नीड, आपको जो है कितना चाहिएगा, देखिए 62 ग्राम ऑफ KNO3 टू dissolve in 100 gram of water to make a saturated solution, लिखे कि therefore, तो जो है हमको 62 ग्राम चाहिए 100 ग्राम में डिजोल्व करने के लिए। सो एट द सेम टेम्परेचर देयरफॉर इन केस ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ KNO3 required to make saturated solution is, तो ये सिंपल सा जो है आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 62 ग्राम 100 में डिजोल्व है तो 50 में कितना डिजोल्व होगा। यानी कि देखिए अगर 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम KNO3 डिजोल्व है तो अगर आप सोलवेंट को हाफ करते हैं तो सॉल्यूट को भी हाफ कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है। तो ये 100 ग्राम था तो 62, तो ये अगर 50 ग्राम हो गया तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 31 ग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 31 ग्राम। तो ये आपका फाइनली आंसर इसका हो गया। ओके, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई अगर डाउट होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इन वाटर, ठीक है, एट 353 केल्विन। अब देखिएगा KCl का सॉल्यूशन वो बना रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन 353, तो ये 353 है, ये टेम्परेचर हो गया। और देखिए कि KCl कहाँ पे है, तो ये आपका हो गया KCl। तो 353 पे ये देखिए इसको 54 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इतना ग्राम वो डिजोल्व करके रखी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई है, यानी कि 54 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में पूरी तरह से घुला हुआ है। अब इससे ज़्यादा घुल नहीं सकता है। अब वो क्या कर रही है कि लिफ्ट्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब वो क्या करेगी, सॉल्यूशन को थोड़ा देर तक छोड़ देती है ठंडा होने के लिए। अब जब क्या होगा कि जब वो ठंडा होगा मतलब क्या कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं फॉल करेगा। तो जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो आप जानते हैं कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो उस टेम्परेचर के लिए है, बट अगर वो रूम टेम्परेचर तक उसको कूल करती है तो उस केस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा। हैपन कि सम अमाउंट ऑफ KCl जो होगा वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा, मतलब कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में वो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि इन दिस केस सम अमाउंट ऑफ KCl विल
क्रिस्टलाइजेस, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टलाइज होकर वो सॉलिड फॉर्म में फिर क्या हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो थी इतना घुलाने की, है ना, ये देखिए 54 ग्राम घुलाने की क्षमता थी इस टेम्परेचर पे, लेकिन आप उसको ठंडा कर दिए, रूम टेम्परेचर तक उसको कूल कर दिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो क्षमता इस टेम्परेचर तक इतना, ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर तक इतनी क्षमता थी 353 पे घुलाने की इतनी क्षमता थी, बट आप टेम्परेचर को क्या कर दिए, लो कर दिए, तो उस केस में क्या, ओके। तो चलिए इसका जो आंसर है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो मतलब कह रहा है कि एज द सॉल्यूशन कूल्स सी विल ऑब्जर्व दैट सम अमाउंट ऑफ KCl विल क्रिस्टलाइज, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो होगा KCl सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया, आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट दो बच गया इसमें, वो फिर हम लोग अभी इसको इरेज करके अभी हम उसको लिखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन बचा हुआ था C और D, इसको लेकर के आ गए हम। अभी हम जो है इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस टेम्परेचर पे आपको ये जितने भी सॉल्ट दिए हुए हैं इन सब का आपको जो है सॉल्युबिलिटी बताना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना ये सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है कि सॉल्युबिलिटी का आप डिफिनेशन पढ़े हुए है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट को चाहे तो 100 भी आप फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिए कि हाँ 100 ग्राम में ही हमको बताना है कि कौन कितना घुल रहा है, कौन सा सॉल्ट कितना घुल रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। टेम्परेचर आपको कितना लेना है ये जरा देख लीजिए, टेम्परेचर आपको 293 केल्विन लेना है, 293 केल्विन। तो यहाँ पे देख लिया, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 293 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कितना घुला है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड घुला है 36 ग्राम, है ना, पोटेशियम क्लोराइड घुला है 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड घुला है 37 ग्राम। तो यही जो है इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम आप घुला सकते हैं या कितना घुला हुआ वो सॉल्युबिलिटी होता है। तो बस यही जो है आपको बस ये सबको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी जो है लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें किसका, KNO3 का, तो KNO3 यहाँ पे जैसे कि हम सॉल्ट लिख रहे हो इधर सॉल्युबिलिटी लिख रहे हैं, आप चाहे तो ऊपर में लिख लीजिएगा सॉल्ट सॉल्युबिलिटी, फिर यहाँ पे सॉल्ट का नाम और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, जगह कम है। तो KNO3, तो KNO3 का जरा देखिएगा कितना है, किस टेम्परेचर पर बोला है 293 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे है ये 32 ग्राम। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्या है NaCl, इसका बताइए NaCl का, NaCl कहाँ गया, यहाँ पे इसका देखिए 36 ग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या है पोटेशियम KCl का बताइए जरा, KCl देखिए तो कितना है, ये है 35 ग्राम है। नेक्स्ट देखिए क्या है अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कितना है ये जरा आप देख करके हमको बताइएगा, ये आपका है 37 ग्राम। तो देखिए ये जो है इसका सॉल्युबिलिटी हो गया। तो बहुत ईजी था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ये कहना चाह रहा है कि जो सॉल्ट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप जानते हैं ना कि अगर सपोज दैट कि सॉल्वेंट को अगर आप फिक्स कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट फिक्स है, यहाँ पे 100 ग्राम आपको वाटर लेना है, मतलब वाटर जो है 100 ग्राम में ही बताना है। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट फिक्स हो गया। तो अगर सॉल्वेंट का अमाउंट हम फिक्स कर दिए तो उस केस में टेम्परेचर जब हम लोग चेंज करेंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ देख चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप रेज कर रहे हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्ट की बढ़ती जा रही है। इस टेम्परेचर पे इतना घुला था, बढ़ा दी, इतना घुला पा रहा है, इतना बढ़ाने पे इतना। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि जैसे आप टेम्परेचर गेन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर यू कैन डिजॉल्व। अच्छा, उसी तरह से अगर आप मानिए कि टेम्परेचर जब घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रज्ञा वाला कि प्रज्ञा जो है क्या करती है कि उसको कूल करती है ना, एट रूम टेम्परेचर। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको बताना चाह रहा है NCERT कि जब आप टेम्परेचर को डाउन किए, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको सिखाना चाह रही है कि जब आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जा रही है। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन से, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना वो सॉल्यूशन से क्या हो गया, वो बाहर आ गया। तो इस तरह से जो है आप इसको
लिख सकते हैं आंसर। तो आप यहाँ पे आंसर जो है हम फटाफट लिख देते हैं, आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो लिखिएगा कि solubility of salt increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और पूछ रहा था जो कि हम लोगों का मिस हो गया है। पूछा है कि विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, यानी कि बताना है कि किस सॉल्ट का हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है 293 केल्विन पे। तो आप देख लीजिए कि 293 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है। तो देख लीजिए 37 ग्राम सबसे ज़्यादा है इसमें, जो कि कौन है, अमोनियम क्लोराइड। तो लिख लीजिएगा कि at this temperature ammonium chloride has highest solubility। तो एट दिस टेम्परेचर अमोनियम क्लोराइड है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इसका भी आंसर हो गया। दो क्वेश्चन इसमें पूछा था, दोनों का आंसर हो गया और इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था, इसमें थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि हमको आपको समझाना भी था, इसलिए थोड़ा समय लगा है। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 4-5% बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया हो, है ना, क्योंकि अब लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली जो है हमसे आपका फीडबैक जो है हमको मिले। तो आप जो है अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना भी डाउट हो मैं अगर क्लियर कर पाता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो एनीवे, चलिए हमने पूरी कोशिश किया है आपको समझाने का, आपको समझ में आई थिंक कि आया होगा, हम तो यही आशा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़िए, हमें भी बेहद खुशी होगी अगर हम आपके किसी काम आ पाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी ये चाह रही है कि आप जो है एग्जाम्पल भी साथ साथ देते रहिए। ठीक है, एक्सप्लेन तो करना ही है और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देते रहना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर और एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे देखिए कहता है क्या, आप पहले से भी पढ़े हुएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ये कहता है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इफ़ यू कीप ऑन डिजॉल्विंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना, इन अ गिवन सॉल्वेंट, then there is a time reach when you cannot dissolve any more solute on that specific temperature। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि मतलब अगर आप किसी सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आप जितना चाहें उतना उसमें सोल्यूट को डिजॉल्व कर पाइएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप उस टेम्परेचर पे और ज़्यादा सोल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सपोज कि ऐसा अगर समय आ गया जब आपको लग रहा है कि इसी टेम्परेचर पे एक तो कि पहले आपको डिजॉल्व करते जाना है, फिर उसको स्टीयर करते रहना है, लेकिन फिर आपको ऐसा टाइम लगेगा कि अब आप यू कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सॉल्यूशन हैज अचीव्ड इट्स सैचुरेशन लेवल। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन जो है ये अपना सैचुरेशन लेवल जो है उसको अचीव कर चुका है, यानी कि अब और ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एट दैट टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर सैचुरेटेड हो सकता है, बट अगर आप टेम्परेचर रीच करेंगे देन इट कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फाइन,
ये और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर जो है ना, ये बोलना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है कि सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर शुगर इन विच 300 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। सपोज दैट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, जिसमें क्या है कि 300 ग्राम शुगर जो है ये घुला हुआ है किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक। एंड वी कैन नॉट डिजोल्व मोर शुगर एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में हम और ज़्यादा शुगर को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। देन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। देन इन दैट केस जो हमारे पास सोल्यूशन है ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि अब और ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें नहीं घुला पा रहे हैं और इसी टेम्परेचर की भी हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए ज़रा, ये इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इंटेक्स क्वेश्चन में ही पहले भी दिया हुआ था इसके बारे में। फिर भी चूंकि यहाँ पे है तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। दूसरी चीज़ कि आप उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको आप डिवाइड नहीं कर पाइए हो। कहने का क्या मतलब, जैसे सपोज कि H2O वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर को अगर हम बोले कि आप फर्दर डिवाइड कीजिए, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड कर दीजिए यूजिंग सम ऑफ द फिजिकल प्रोसेस, तो फिजिकल प्रोसेस से तो आप अलग नहीं कर पाइएगा। हाँ, कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जिसके जरिए आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वो केमिकल प्रोसेस हो गया। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर पाए तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, जिसमें एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस जो है रेफर्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को जनरली हम लोग केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, वाटर हो गया, कॉपर है, सिल्वर है ना। ये Cu जो है इसका क्यूप्रम, ये कॉपर का सिंबल, अर्जेंटम सिल्वर का हो गया Na, ये नाट्रियम जो कि सोडियम का सिंबल होता है। CO2 देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला कि दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। इसको जो है आप फर्दर किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए जो ये सब हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर भी नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसे 4-5% ऐसे बच्चे होंगे जो महान होंगे, है ना, जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो उनकी महानता जो है यूट्यूब को भी पता है, इसीलिए यूट्यूब जो है कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके आप जो है हमसे इंटरेक्ट हुई और आप बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछिए। हम हैं यहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए देखिए फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी का कुछ C और D बचा हुआ था। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 2 C और D बचा हुआ था जिसको हमको एक्सप्लेन करना था गिविंग द एग्जाम्पल। तो ये हम लोग यहाँ लेकर के आगे हुए। तो आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कोलोइड को आपको एक्सप्लेन करना है गिविंग एग्जाम्पल। तो देखिए जरा ध्यान से कि कोलोइड जो है क्या होता है। तो आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो देखिए कोलोइड के बारे में कहता है कि जो कोलोइड है ना, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। कोलोइड की अगर हम बात करें तो देखने में आपको लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली में जो है होमोजीनियस नहीं होता है, एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ की जो कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद आवर नेकेड आइज। वो इतने स्मॉल होते हैं ना कि आप उनको जो है अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो दे आर
टू स्मॉल टू बी सीन विथ आवर नेकेड आइज, है ना, बट मतलब इतने छोटे होते हैं कि ये आपको तो ऐसे नहीं दिखेंगे, बट एक्चुअली क्या है कि वही व्हेन यू पास द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जब आप इससे एक बीम ऑफ लाइट जब आप पास करिएगा तो उस केस में क्या होगा कि these particles are big enough to scatter the beam of light passing through it, so they show Tyndall effect। तो ये Tyndall effect शो करके आपको देगा, मतलब ये करना चाह रहा है कि ऐसे तो ये शो नहीं करेगा, मतलब कि ये पार्टिकल्स दिखेगा नहीं आपको जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दे आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, लेकिन जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करिएगा तब वो लाइट के पाथ को विजिबल करवा देगा, यानी कि वो आपको विजिबल होगा, दिखेगा, जिसकी वजह से ये टिंडाल इफेक्ट को शो करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको जब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि होता है कि द सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स, है ना, विच आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सोल्यूशन। एक जो सोल्यूट आप ऐसे समझते हैं ना कि जो सोल्यूट क्या होता है कि जो डिजोल्व पार्टिकल्स होता है, तो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो है जो डिजोल्व होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन, या आप कह सकते हैं सोल्यूशन नहीं, मतलब कि वो जो आपका जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में जो घुला हुआ पार्टिकल्स है, जो सोल्यूट से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं। लेकिन वही हो गया कि द मीडियम इन विच दे आर डिस्पर्स्ड, वो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड होगा उस मीडियम की अगर बात होगी, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोलवेंट लाइक मटेरियल हो गया, है ना। सोलवेंट क्या होता है कि जो अपने अंदर चीज़ों को घुला सकता है और जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है जनरली, तो उसको जो है हम लोग कि जिस मीडियम में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो मौजूद है उस मीडियम को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कोलॉइड के, जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, आप जानते हैं कि मिल्क जो है एक बहुत अच्छा कोलॉइड है, क्लाउड्स है, फॉग है, स्मोक है, मिस्ट है, इन सब का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सब में डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सस्पेंशन के बारे में। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो है एक तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर बिग एनफ टू बी सीन विद योर नेक्ड आइज, आप उसको आसानी से ऐसे खुली आंख से भी आप उसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा मतलब अब बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा मत समझ जाइएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है सफिशिएंट कि आप उसको देख सकते हैं ना, ये कहने का मतलब हुआ। अच्छा, बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो कहने का क्या मतलब है कि हाँ ये बड़े तो होते हैं, ठीक है, और ये जो है सस्पेंडेड होते हैं, मतलब ये पूरा डिजोल्व नहीं होंगे मीडियम में, बल्कि ये क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। और सस्पेंडेड होंगे, दूसरी चीज़ की ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या हो कि अगर आप इसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, देन व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। वो बॉटम में जा करके क्या होंगे, सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको अनस्टेबल बोलते हैं। अच्छा, एंड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद आवर नेकेड आइज। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप अपने नेकेड आई से भी इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, तो अब इसका एग्जांपल क्या क्या देखिएगा, ये जैसे मडी वाटर हो गया, साइन वाटर हो गया, या फिर चॉक पाउडर को आप चॉक को क्रश करके उसका पाउडर बना के आप वाटर में अगर उसको डाल देंगे तो चॉक भी पूरा सस्पेंडेड रहता है, उसको भी आप छोड़ देंगे तो उसको टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट सेटल्ड एट द बॉटम। तो यहाँ भी जो है आप कह सकते हैं कि ये भी आपका एक सस्पेंशन का ही है। कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के फिर से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ मिक्सचर आपको दिए हुए हैं
अच्छा, इसको आपको क्लासिफाई करना है एज ए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपको बताना है कि जो गिवन मिक्सचर है ये होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, आप बताइए। तो सबसे पहले कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाकर के आप इसको क्लासिफाई कर पाइएगा एज ए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर एटलीस्ट क्या होता है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर आप इसको क्लासीफाई कैसे कर पाइएगा। फिर भी एक मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अगर होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होंगे उसके, इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, है ना। इवनली स्प्रेड आउट होना चाहिए, मतलब क्या होगा कि पूरे इन द बल्क ऑफ द मीडियम द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या होगा कि कहीं से भी अगर आप थोड़ा सा उसका एक पार्ट ले लें तो मतलब ये कि आपको उस हर जगह पे मतलब सेम कंपोजिशन आपको होना चाहिए, जो सॉल्यूट है ना उसके सेम कंपोजिशन वहाँ पे होने चाहिए, तब आपको इसको क्या, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस, क्योंकि दूसरी चीज़ की हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि कहीं पे इसकी मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे डेंसिटी कम है, तो आप उसको हेट्रोजीनियस बोलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो आप पीते हैं तो आप जानते हैं ना कि ऐसा नहीं कि सोडा वाटर कहीं से भी आप पी रहे हैं आपको कुछ और टेस्ट लगेगा, उसी में से आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं तो फ्रेंड को कुछ और टेस्ट लग रहा है। मतलब क्या हुआ, आप एक ढक्कन पिए चाहे पूरा बॉटल पिए, आपको टेस्ट एक जैसा लगने वाला है ना। आपको उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। अगर हम वुड की बात करें तो वुड क्या होता है, लकड़ी होता है। तो लकड़ी जो है ये कोई होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजेनियस है। क्योंकि लकड़ी में ऐसा नहीं कि अगर कुछ मिक्स है इस ये जिस चीज़ों से मिल करके बना हुआ है ना, वो हर जगह एक समान होने वाला नहीं। वुड में आपको एक जैसा नहीं दिखने वाला है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस। आप एयर की बात करें तो एयर भी आपको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर में जो है बहुत से ऐसे गैस जो है वो आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एयर भी जो है वो आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे नाइट्रोजन है, मेनली जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है, ऐसे तो इसमें हेलियम है, नियॉन है ना, और भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर और भी बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन मेनली जो है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर बहुत सारे गैसेज घुले हुए हैं, मतलब कि एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, है ना। इसको हम लोग ये मान के चलते हैं और ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, एयर जो है ये भी एक सोल्यूशन है। एयर जो है ये भी एक सोल्यूशन है ऑफ गैस इन गैस का आप बोल सकते हैं। अच्छा, सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल जो है ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस नहीं है। क्योंकि सॉइल में जो कंपोजिशन है ना, सॉइल में जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर है, सैंड हो गया है ना, या फिर मिट्टी के पार्टिकल्स हो गए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब का कंपोजिशन आपको सेम नहीं मिलने वाला है सॉइल में, है ना। ऐसा नहीं कि ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कहीं से कुछ सॉइल लेंगे तो उसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं और सॉइल उठाइए तो उसमें किसी और चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इस तरह से इवनली आपको नहीं मिलेगा। विनेगर, तो विनेगर तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपके किचन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ना। या फिर इवन कि जो फास्ट फूड वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं, फास्ट फूड उसमें डालने के लिए जो है खट्टापन टेस्ट लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब बोला कि फिल्टर टी, तो जो आप चाय पीते हैं वो आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वो होमोजेनियस कैसे है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि जो आपका मिल्क है, आप जो मिल्क मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, जो शुगर मिला रहे हैं, वो क्या है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा होता तो फिर पता चलता कि चाय फिल्टर करके किसी को देते तो किसी और को कुछ और टेस्ट लगता और दूसरे को कुछ और टेस्ट लगता। तो ऐसा नहीं ना है कि अगर चाय मीठा है तो सबको मीठा ही लगेगा, नमकीन थोड़ी लगेगा, है ना। ओके, तो इस तरह से जो है फिल्टर टी आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो हम एक एक करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन करते चलिए। ओके, तो सोडा वाटर क्या हो गया, होमोजेनियस। नेक्स्ट हो गया वुड, इसको लिखिए हेट्रोजेनियस। एयर हो गया आपका होमोजेनियस।
ओके नेक्स्ट सॉइल, सॉइल हो गया हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट है विनेगर, होमोजीनियस। उसका बाद है फिल्टर्ड टी, तो ये भी आपका हो गया होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ओके तो देख लीजिए, सोडा वाटर आपका होमोजीनियस हो गया, वुड हेट्रोजीनियस हो गया, एयर जो है ये होमोजीनियस हो गया, सॉइल हेट्रो हो गया, विनेगर होमो हो गया और फिल्टर टी भी होमो हो गया। तो आई होप कि आपको जो है ये आंसर समझ में आया होगा। देखिए फिर भी ऐसा होता है कि बच्चों कुछ आपको डाउट रह जाए, कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी तो हमको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा कि आप लोग जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा, जहाँ भी कुछ डाउट लगता है आपको, है ना, क्वेश्चन आंसर करने में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, इवन कि टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक अभी प्लान कर रहे हैं, उसको भी हम लोग सोचे हैं कि इन अपकमिंग डेज, है ना, विल वर्क ऑन इट। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे जो है हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आगे हुए हैं। इसमें बोला है कि हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सपोज कि आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया जाता है, ठीक, तो आप कैसे पता लगाइएगा कि ये जो कलरलेस लिक्विड है ये प्योर वाटर ही है। ये आपसे जो है एनसीईआरटी जानना चाह रही है ना, थ्रू दिस क्वेश्चन। तो अब बताइए जरा कि अगर सपोज दैट कि आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये कलरलेस लिक्विड जो है वो क्या है, प्योर वाटर ही है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको चेक करना है कि ये कलरलेस लिक्विड प्योर वाटर है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज़ क्या कि ये प्योर वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि प्योर वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इफ़ वाटर इज प्योर देन इट शुड हैव अ वेरी शार्प बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी शार्प होना चाहिए। शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या हो, इवेपोरेट हो जाए। अगर ये वाटर है, सपोज दैट द वाटर गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर, देन इट शुड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको बॉयल होना पड़ेगा, है ना, एंड एट 1 atm जो कि नॉर्मल प्रेशर हम लोग लेते हैं, 1 atm पे इसको बॉयल होना पड़ेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे इसको बॉयल होना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, तो सपोज कि ये प्योर वाटर है, अगर ये 100 पे बॉयल नहीं होता है ना, ये 110 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तब ये जाकर के बॉयल होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन इट। इसका मतलब है कि तब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाला कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा एट 1 atm प्रेशर। दूसरी चीज़ की वही जो शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इससे आप सिंपली जो है पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्योर वाटर जो है वो आपका है या नहीं। तो यही जो आंसर है हम यहाँ पे लिखेंगे, आप उसको नोट भी करते चलिए। देखिए आंसर, इफ द वाटर given to us has sharp boiling point, यानी कि which is 100 डिग्री सेल्सियस at 1 atm pressure. If the water given to us has sharp boiling point which is 100 degree Celsius at 1 atm pressure in case of water, ये जो है
वाटर के केस में 100 होना चाहिए, है ना, एंड इसका प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए. इफ द वाटर गिवन टू अस हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस at 1 atm pressure, in case of water, then the colorless liquid given to us will be प्योर वाटर. तो इस तरह से जो है आप पता लगा लेंगे कि ये जो कलरलेस लिक्विड जो दिया हुआ है आपको, ये क्या है, प्योर वाटर है. तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा आंसर. ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए बच्चों, यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं. अच्छा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए कि सब्सटेंस और मैटर दोनों एक है या अलग अलग है. आपको लगता है कि सब्सटेंस और मैटर में कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर ये दोनों एक ही चीज़ है. अगर आपको लगता है कि सब्सटेंस और मैटर में कुछ डिफरेंसेस हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, या फिर आपको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है तो ये भी आप हमको कमेंट करके बताइए कि सब्सटेंस और मैटर एक होता है कि अलग अलग. यहाँ पे हमको बताना है प्योर सब्सटेंस के बारे में कि जो गिवन जो भी आपका सब्सटेंस दिया हुआ है, आप जो भी कह लीजिए इसको, तो इसमें से आपको प्योर बताना है कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है क्या ये प्योर है कि नहीं है. तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैं बहुत बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अगर वो एलिमेंट्स है तो प्योर सब्सटेंस होगा, या फिर वो कंपाउंड है तो प्योर सब्सटेंस होगा. मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में हम लोग काउंट नहीं करते हैं. यानी कि मिक्सचर जो होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिल करके बना हुआ हो, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस में नहीं रखेंगे. तो देखिए जरा एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बता रहे हैं आइस के बारे में. तो देखिए, चूंकि वाटर जो है, वाटर को जनरली हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो टैप वाटर, सी वाटर, ये सब प्योर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पे क्या है ना कि ये जनरली जो है हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं. अर्थ में जो प्योर वाटर है, इसका रिजर्वायर जो है वो काफ़ी कम है ना. प्योर वाटर बहुत ही मतलब इवन कि 1% से भी कम मौजूद है हमारे अर्थ पे. तो यहाँ पे जो है वाटर को हम लोग प्योर वाटर बोल रहे हैं. तो आइस जो है वो भी वाटर का ही एक सॉलिडिफाइड फॉर्म है. तो आप जो है आइस पे यहाँ आपका प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा. मिल्क तो चूँकि प्योर सब्सटेंस नहीं, क्योंकि एक मिक्सचर है, ये कोई कंपाउंड वगैरह एलिमेंट तो है नहीं. अच्छा, आयरन की बात करें तो आयरन पता है आपको कि एक एलिमेंट है. Fe जो है इसका सिंबल होता है, तो एलिमेंट है, तो ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaO. तो देख लीजिए, जैसे सपोज कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है तो ये भी क्या है, ये आपका एक कंपाउंड है, तो इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, मर्क्यूरी है. तो मर्क्यूरी क्या है, ये भी एक एलिमेंट है. आपको पता है कि इट इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो ये भी प्योर हो गया. अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक मतलब ईंट. तो ईंट जो है ये कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं है ना. इसके बारे में आप केमिस्ट्री में अभी तक नहीं पढ़े हुए. अगर एलिमेंट कंपाउंड होता तो आप जरूर पढ़ते हैं ना. तो ये जो है आपका इम्प्योर में आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद बोल रहा है वुड के बारे में बताइए कि जो वुड है, वुड क्या है आपका. तो वुड जो है ये भी कोई कंपाउंड और एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इम्प्योर में जाएगा. एयर जो है, अगर हम बात करें एयर क्या है, तो आपको पता है कि एयर जो है ये कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. तो ये भी किस में जाएगा, इम्प्योर में आएगा. तो आप समझ गए होंगे. तो एक एक करके मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है. ठीक है. तो चलिए आप इसको नोट करते चलिए मेरे साथ साथ. ओके, आइस.
तो आइस आपका क्या हो गया, आपको बोला है कि कैटेगरी ऑफ, आपको तो है, आप चाहें तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस को इसमें से पिक आउट करके लिख सकते हैं, ऐसे वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, है ना। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम उस तरफ प्रोसीड करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप इसको एक बार सही से नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम जो है यहाँ पे फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन को पहचानना है कि इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो सॉल्यूशन हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जनरली क्या होता है, देखिए बहुत बच्चे ना सॉल्यूशन में मतलब कंफ्यूज होते हैं, है ना। एक्चुअली में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को लगता है कि सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है ना। इवन कि जो सॉल्यूशन होता है आप कह सकते हैं कि वो 3 टाइप का होता है। एक होता है जैसे आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया और गैसीय सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ भी हो सकता है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अगर हम गैसीय सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट वापस क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो समझ गया ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ देखना है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ अगर सिर्फ लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। आप मतलब कहीं ना कहीं वो लिक्विड से आप उसको लिंक करके समझते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक ये आपका कंफ्यूजन जो है ये दूर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले सॉइल के बारे में हमको बताना है कि सॉइल जो है आपको इसमें बताना है कि सॉल्यूशन कौन कौन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन तभी होगा जब कहीं ना कहीं वो एक होमोजीनियस भी होना चाहिए, है ना। अगर वो सॉल्यूशन आप उसको बोल रहे हैं तो उसको होमोजीनियस भी होना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉइल की बात करें तो सबसे पहले कि सॉइल जो है ये मिक्सचर तो है बट ये खुद होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो अगर ये हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा कि ये आपका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहले उसको होमोजीनियस होना पड़ेगा। अब सी वाटर की बात है तो जो NaCl वगैरह जो पानी में घुला हुआ होता है तो ये यूनिफॉर्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सी वाटर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप जानते हैं कि एयर जो है ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये गैसीय सॉल्यूशन हो जाएगा। एयर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि गैस जो है, गैस में क्या है, ये आपका मिक्स है, मिला हुआ है। अच्छा, इसमें जो है मेनली हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या फिर ऑक्सीजन वगैरह ये घुला हुआ है। अगर हम कोल की बात करें तो कोल चूँकि खुद होमोजेनस नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं। दूसरी चीज़ की सोडा वाटर, तो हाँ सोडा वाटर जो है क्योंकि ये लिक्विड में आपका जो है वो सॉल्यूट या फिर लिक्विड में जो गैस वगैरह है वो घुला हुआ है, जैसे कि सोडा वाटर के अंदर CO2 वगैरह डिजोल्व होता है एट अ हाई प्रेशर, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आंसर यहाँ पे नोट लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो सॉल्यूशन है उसको मैंने टेक आउट कर दिया है और जो सॉल्यूशन नहीं है उसको हम क्रॉस कर दिए हैं। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन का एक कैटेगरी बना के आप अपने नोट्स में उसको कौन कौन सॉल्यूशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हम लोग फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। क्वेश्चन 9 में हमसे बोल रहा है कि आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो, कि कुछ जो है टर्म्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले है सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर है मिल्क, फिर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है ऐसे टर्म दिए हुए हैं और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टिंडाल इफेक्ट की, तो आप जानते हैं कि जो टिंडाल इफेक्ट शो करता है वो या तो कोलॉइड करता है, नहीं तो फिर सस्पेंशन करता है। ये दो ही हैं जो आपको कोलॉइड टिंडाल इफेक्ट जो है वो शो करके देगा। एक तो आपका कोलॉइड होना चाहिए और दूसरा आपका सस्पेंशन होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि टिंडाल इफेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन कोलॉइड है और कौन कौन सस्पेंशन है, वो आपका टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया हूँ, है ना। आप जैसे आप जैसे चाहें वैसे आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। मैं इस तरह से क्रॉस कर दिया हूँ। क्रॉस का मतलब हुआ कि ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मिल्क, तो आप जानते हैं कि मिल्क जो है कोलॉइड है और कोलॉइड जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करता है, तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। तो इसको मैं टिक आउट कर दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इसमें कॉपर सल्फेट जो है वो घुला हुआ है वाटर के अंदर, तो कॉपर सल्फेट ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो ये भी आपका नहीं करेगा। मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूँ। अब देखिए स्टार्च सॉल्यूशन की बात करें तो जो स्टार्च वगैरह जो होता है जो वाटर में घुलाते हैं आप, तो वो क्या होता है कि वो आपको एक समझ लीजिए ना कि जो सॉल्यूशन बनाता है वो या तो ट्रांसपेरेंट होगा, नहीं तो आपका ट्रांसलूसेंट टाइप का वो होता है सॉल्यूशन, ट्रांसलूसेंट टाइप का। तो जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा ये भी आपका एक कोलॉइड, जैसे कि आपका मिल्क है ना, वैसे ही वो भी एक कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी कोलॉइड है, तो ये भी जो है आपका ये शो करेगा, ये भी आपका जो है आपका ये कि टिंडाल इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो टिंडाल इफेक्ट, अच्छा यानी कि इस वीडियो में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन यही दो है जो टिंडाल इफेक्ट शो करेगा, और बाकी जो है कोई आपका टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड। यहाँ पे बोला कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन एलिमेंट्स है, कौन कंपाउंड्स एंड कौन मिक्सचर है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है, एन है। इस एन जो है नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, एन इसका सिंबल है। तो आप जानते हैं कि जो सोडियम है ये एलिमेंट्स है। सोडियम क्या है, एलिमेंट्स है। आप पढ़े होइएगा इसके बारे में, तो इसको जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स में जो इसको नोट करते चलिए। अब अगर हम बात करें सॉइल, तो आप जानते हैं कि सॉइल जो है एक मिक्सचर है। इसके पहले वीडियो में भी हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो सॉइल जो है एक मिक्सचर है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लिखिएगा, मिक्सचर लिखिएगा सॉइल को, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉइल में जो है आपका सिर्फ मिट्टी नहीं होता है, इसमें सैंड वगैरह है ना, कुछ रॉक पार्टिकल्स वगैरह, इसके अलावा कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर के जो है ऑसेस वगैरह होते हैं ना, जिसको आप ह्यूम्स वगैरह के ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो है इसमें पाया जाता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी इसमें होते हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर में आएगा। इसके अलावा शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए शुगर में वाटर और यहाँ पे शुगर दोनों मिक्स है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वाटर के साथ साथ शुगर भी मिक्स है। तो अगर सिर्फ शुगर होता या वाटर होता तब तो ये कंपाउंड में आ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ मिक्स है, यानी कि शुगर वाटर के अंदर घुला हुआ है, तो ये एक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। इसलिए आप इसको क्या बोलिएगा, ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर सिल्वर की बात करें तो देखिए सिल्वर जो है ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। इसका जो सिंबल होता है Ag और इसका जो लैटिन है वो एडजेंटम होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एलिमेंट हम लिखते हैं, एस हटा देते हैं क्योंकि ये सिंगल एक है। अगर बहुत सारे होते तो हम लोग एलिमेंट्स लिखते, तो हम लोग सिर्फ इसको एलिमेंट लिख रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखिए CaCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, कार्बन के 1 और कैल्शियम के 1 एटम है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो।
अच्छा, तो अगर ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो इस केस में ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएंगे। कंपाउंड का आप डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप ये कंपोजिशन या फिर रेशियो अगर चेंज करेंगे, है ना, यानी कि कंपोजिशन अगर चेंज करेंगे, ये इस फिक्स रेशियो में नहीं होगा तो ये फिर आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन के कुछ और बन सकता है। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में जाएगा, ये आपका कंपाउंड के कैटेगरी में जाएगा। तो कंपाउंड यानी कि अभी जो है हमारा ये फर्स्ट जो है ये मिला है जो कि कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं टीन। अब ये देखिए, ये जो टीन है इसका सिंबल एसएन होता है, और एसएन बोले तो ये स्टैनम, स्टैनम इसका लैटिन नेम है। तो ये भी एलिमेंट से, ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। आप देखिएगा तो ये एलिमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपके एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन। तो आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन है इसका सिंबल SI होता है, ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। तो ये अगर सिलिकॉन है, SI है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट ही हो जाएगा। ये भी आपका पीरियोडिक टेबल में आपका जो है ग्रुप 14 का ये एलिमेंट्स है ना। और ये जो है आपको अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 14 है, ठीक है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का। तो ये आपको पता ही है कि एलिमेंट है। चलिए इसको आप जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कूल दिया हुआ है, तो कूल के बारे में आप क्या बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो कूल है ये भी आपका एक मिक्सचर है। कूल जो है ये पिछले वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जिसमें हम लोग इसको कूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये जो है एज ए फ्यूल यूज होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वाटर वगैरह भी मौजूद होते हैं, वाटर वेपर वगैरह भी वोलेटाइल होते हैं, है ना। ये जो प्लांट वगैरह है उसके रिमेन से ये फॉर्म होता है, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल फॉर्म में रहेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा, ये मिक्सचर हो गया। अब एयर की अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, तो एयर आप जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जिसमें CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस क्या है, मिक्सचर है। तो एयर जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि होमोजीनस मिक्सचर होता है। अगर हम सोप की बात करें तो सोप भी आपका किस में जाएगा, मिक्सचर में ही जाएगा, क्योंकि देखिए सोप में क्या होता है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग बेस जिसको आप एल्कली बोलते हैं, KOH हो गया, NaOH हो गया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब जो है हम लोग यूज करते हैं सोप फॉर्मेशन के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें कुछ अमाउंट में जो है हम लोग कॉमन सॉल्ट वगैरह भी डालते हैं, ताकि ये जो है कोगुलेट हो जाए, एक जगह जा करके इकट्ठा हो जाए, है ना, सॉल्यूशन से। तो मतलब कि आप देख रहे हैं ना कि बहुत से चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये भी आपका एक क्या होने वाला है, मिक्सचर होने वाला है सोप की अगर हम बात करें तो चलिए ये भी आपका जो है हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीथेन की, तो देखिए जो मीथेन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, अब देखिए कार्बन जो है एक एटम और हाइड्रोजन 4 एटम मिलकर बना हुआ है, यानी कि आप जो है रेशियो बाई मास बोलेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो ये 12:4, या फिर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3:1। यहाँ देखिए यहाँ पे जो कार्बन है 12 है और हाइड्रोजन है 4 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो 3:1। ये रेशियो जो है ये फिक्स होना चाहिए, तभी जा करके आपको मीथेन मिलेगा, अदरवाइज आपको मीथेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि रेशियो क्या है, वो फिक्स है। तो ये रेशियो अगर फिक्स है तो ये आपका क्या होने वाला है, कंपाउंड होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंपाउंड होता है उसमें इज मेड अप ऑफ, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उनका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आपका कंपाउंड हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए तो यहाँ भी देख लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, और ये भी फिक्स प्रोपोर्शन में, कार्बन का यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 32, तो 12:32, ये प्रोपोर्शन फिक्स होगा तभी जाके CO2 बनेगा, नहीं तो CO भी बन सकता है ना, कुछ दूसरे तरह के कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो ये रेशियो फिक्स रखना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका ये भी किस में जाएगा, कंपाउंड में जाएगा। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब हम ब्लड की बात करें तो देखिए ब्लड जो है जनरली, ब्लड आप क्या सोचते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड एक प्योर सब्सटेंस है, नहीं ये प्योर नहीं है,
ये प्योर नहीं, ये मिक्सचर में आएगा। क्योंकि देखिए ब्लड की अगर जब हम बात करते हैं तो ब्लड में क्या है कि आपको जानते हैं कि इसमें जैसे कि WBC वगैरह, RBC वगैरह, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, तो ये सबसे मिलकर ब्लड बना हुआ है। तो आप ब्लड को भी क्या बोल सकते हैं कि जो ब्लड है ये भी आपका एक मिक्सचर ही है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ये सारे क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आप क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट जो है एक मेरे समझ से एक लास्ट क्वेश्चन जो है और बचे हुए 9, 10 टोटल क्वेश्चन इसमें 11 है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का बना हुआ है उसको भी हम बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने सुविधा के हिसाब से देख आइए। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, फिर से जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो आई थिंक कि आप हंसिए, मुस्कुराइए और जो है ये चैप्टर आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें जो है आपको केमिकल चेंजेस को हाईलाइट करना है कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस जो इसमें दिए हुए हैं, इसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको कुछ आइडिया होगा केमिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, है ना। सो बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बोला है कि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो देखिए अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो उसमें जान रहे हैं कि आपको CO2 वगैरह, H2O वगैरह, है ना। इसके अलावा सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। वहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तभी वो अपना भोजन बना रहे हैं, उससे उनका ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप जानते हैं कि आयरन जो है इसमें रस्ट कब लगता है। तो जो आयरन है, आयरन आप जानते हैं कि अगर उसको आप ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसको वाटर वेपर आप H2O बोल रहे हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन, ये दो मेन कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द आप कह सकते हैं कि रस्टिंग टू बी हैपन। ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी मैंडेटरी है। पहला क्या होना चाहिए कि H2O होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आयरन जो है वो रस्टिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड जो है इसका एक लेयर आ जाता है जो कि समथिंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि ये काफ़ी हार्मफुल है। आयरन को जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो कमज़ोर करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो आप जो है इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट है कि मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड। तो यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स और सैंड को आप मिला देंगे तो नॉर्मली अगर हम देखें तो आयरन फाइलिंग्स और सैंड तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप अगर मिक्स कर देते हैं तो कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा है ना। इवन कि आयरन फाइलिंग्स और सैंड को आप चाहें तो इवन कि सम फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस से आप अलग भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मुश्किल वाला काम नहीं है यहाँ, या फिर कोई यहाँ पे कंपोजिशन, इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो गया। अभी जो है आयरन और सैंड का जो प्रॉपर्टी पहले है अभी भी उनके पास वही प्रॉपर्टी, ये कोई इंटायरली प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गया। तो इसलिए आप इसको ये नहीं बोलिए कि हाँ ये केमिकल चेंज हो गया, ये नॉर्मल मतलब ये फिजिकल चेंज ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कंपोजिशन चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है तो आपको जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस को सिर्फ बताना है। तो ये आपका केमिकल चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए कुकिंग ऑफ फूड। अब आप जानते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं खाना को। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो कंपोजिशन है ना वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स है, जैसे सपोज कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत से ऐसे भोजन है यानी कि खाना है आप बोल सकते हैं जिसका जो न्यूट्रिएंट्स है ना हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको रोस्टिंग कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो चेंज हो गया ना। आप जानते हैं कि जो भोजन है उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो एनर्जी जो है क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। जैसे बहुत से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जिसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसको रोस्ट कर देते हैं, फ्राई कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल कंपोजिशन उनका चेंज हो जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कुकिंग ऑफ फूड जो है ये क्या है, केमिकल चेंज।
इसमें टेस्ट वगैरह चेंज हो रहा है, चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन जो पहले था, जो रॉ फॉर्म में था, और जो आप बोल सकते हैं कि अब आप उसको जो पूरा रोस्ट कर दिए हैं, फ्राइड कर दिए हैं, तो इस फॉर्म में जो है दोनों में क्या है, चेंजेस है। तो कुकिंग ऑफ फूड जो है ये आपका, ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो आप जो है इसको भी जल्दी से नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो वेरी गुड, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कैसे? तो आप जो भोजन कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अच्छा, बॉडी के अंदर जब जा रहा है वो, तो बॉडी के अंदर आपको पता है कि वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या होगा, पहले टूटेगा, ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में टूटेगा। अब जब क्या कर रहे हैं, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, व्हेन यू रेस्पायर, तो उस केस में ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड। जो आपके अंदर जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद दैट फूड। अच्छा, आप इसको जस्ट ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जस्ट ये ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि CO2 H2O आपका जो है ये कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और ये ग्लूकोज आपका जो है सिंपल फॉर्म में आपका भोजन जो है ब्रेक डाउन हो गया, और उसके बाद जो है आप रेस्पियर किया ऑक्सीजन के आपके बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट किया, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो होता है वो आपका CO2 H2O और एनर्जी इस फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो है केमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया आपका, केमिकल चेंजेज हो गया, केमिकल चेंज। ओके, तो आई थिंक कि आप जो है समझ गए होंगे। कोई बहुत बड़ा इसमें जो है ना, बहुत बड़ा साइंस इसमें नहीं लगने वाला है, बहुत ही। वाटर जो है वो फ्रीज होता है, तो वाटर फ्रीज होने के बाद आइस बनता है। तो अगर हम वाटर और आइस दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो जब केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? आइस और वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई मेजर कोई डिफरेंसेस तो है नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई मेजर डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं कि आइस से जो है आप वापस से वाटर ऑब्टेन नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ना। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई अचानक कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो गया। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता तो फिर इतना आसान नहीं था कि हम आइस से वापस वाटर में आ जाए। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये केमिकल चेंज नहीं है। तो चलिए इसको जो है हम लोग क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है कि बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, अब जरा ध्यान दीजिए, बर्निंग ऑफ कैंडल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ द चेंजेस, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो देखिए जब कैंडल जब बर्न हो रहा है तो आप जान रहे हैं कि कुछ ऐसे वैक्स होते हैं जो मेल्ट होते हैं। तो मेल्ट होकर जो कुछ वैक्स जो नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, जो मेल्ट हो रहे हैं, तो वो फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वो जो मोल्टन वैक्स है ना, उस वैक्स से वापस से आप वो एक कैंडल खड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो उस कैंडल, उस वैक्स अगर आपको दे दिया जाए, कैंडल किससे बनता है, वैक्स से बनता है, तो आप वापस से कैंडल बना सकते हैं। तो ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, तो देखिए साथ ही साथ कैंडल जो होते हैं, वो जो लिक्विड है, सबसे पहले जब बर्न होता है तो जो वैक्स है वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आया। अब वो लिक्विड जो है फ्लेम के फॉर्म में जलता है, यानी कि आप जो बोलते हैं वो लिक्विड जो है वो जलता है, वो लिक्विड इवेपोरेट। सबसे पहले वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब वो लिक्विड जो है वो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको विथ फ्लेम के साथ ये जल रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब वहाँ पे कैंडल जब बर्न कर रहा है तो वहाँ पे क्या है कि CO2 H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इस फॉर्म में, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना, जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है वहाँ पे CO2 वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा वाटर वेपर वगैरह निकलता है जलने के बाद, जब वैक्स जब बर्न करता है, जब कैंडल बर्न करता है, तो वो फिर CO2 और वाटर वेपर बन के तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। अब उससे आप वापस से वैक्स तो नहीं बना सकते हैं ना, तो इसलिए जो है ये अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस है। तो आपको तो यहाँ पे केमिकल चेंज बोला है, तो केमिकल चेंज है, फिजिकल भी है, लेकिन केमिकल तो है ना, तो हमको इसको लिखना है, यानी कि ये केमिकल चेंज है, तो इसको हम लिखेंगे कि हाँ ये मेरा केमिकल चेंज है। तो ये आपका जो है केमिकल चेंज हो गया। तो चलिए आई थिंक कि जो है आपको समझ में आया होगा वीडियो, है ना। मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है जिस हद तक हो सके समझाया जाए आपको। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है समझ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर लिख दे और चले जाए, तो नहीं, हम सोचते हैं कि साथ ही साथ कुछ जो है जहाँ तक हो सके कॉन्सेप्ट हम आपको दे पाएँ, तो हमने देने का कोशिश किया है।
अब रेस्ट जो है डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कितना कैचअप कर पाते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो तब तक के लिए जो है टेक केयर, गुड बाय।